नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी अफवाज और वहाँ से दीगर ममालिक की जो अफवाज हैं उनके इनखला के दिन अब आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं। अमरीकी अफवाज का इनखला 31 अगस्त तक, जबकि दीगर बरतानिया और दीगर ममालिक का इनखला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। लेकिन 31 अगस्त की डेड लाइन है और इसमें तालिबान की जानिब से कहा गया है किस्म किस्म की कोई भी तोसी नहीं होगी। दूसरी जानिब अफगानिस्तान से या वहां से निकलने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद है, और अब से 2 दिन पहले ही जो एक खौफनाक वाकया पेश आया, एक ऐसा वाकया जो कि काफ़ी ज़्यादा, जब से अमरीकी अफवाज वहाँ पर हैं 2011 के बाद से कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा वाकया और सानिया था, जिसमें 170 के करीब अफराद इसमें हलाक हुए हैं। इनमें 13 अमरीकी फ़ौजी भी शामिल हैं, जिस पर अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार भी किया गया है और कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस जो है उसकी जानिब से एक तो जिम्मेदारी भी कबूल की गई और सदर जो बाइडन की तरफ से कहा गया कि हम उनको तलाश भी करेंगे और उनको कैफर किरदार तक भी पहुंचाएंगे। एक ड्रोन हमले के अंदर इसके जो मास्टरमाइंड जो प्लानर है उसकी हलाकत के हवाले से भी खबर सामने आई है कि वो भी मारा गया है। ऐसी सूरत हाल के अंदर इस खत्ते में पाकिस्तान का किरदार और ख़ास तौर के ऊपर जो अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि अफगानिस्तान के मामले के ऊपर जो कन्फ्लिक्ट है, जो मसला है, उसके ऊपर जो उसकी जो देरपा या देरपा हल जो है, सस्टेनेबल सोल्यूशन की बात की गई है कि पाकिस्तान मस्ट बी पार्ट ऑफ ए सस्टेनेबल सोल्यूशन टू द कन्फ्लिक्ट इन अफगानिस्तान। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और ये जो वाकयात हो रहे हैं, क्या अमरीकी इनखला के बाद इस तरह के वाकयात में क्या मजीद तेजी आएगी, अमन व अमान इस्तेहकाम कैसा रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफीर और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब भी रही हैं मलिया लोधी साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम बहुत शुक्रिया। ये मुझे बताइएगा कि जो करंट रिसेंट जो बात हुई है जिसमें हमारे एम्बेसडर असद मजीद खान साहब और लिंडसे ग्राहम के दरमियान जो बातचीत हुई है उसमें पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मस्ट बी पार्ट ऑफ ए सस्टेनेबल सोल्यूशन। ये किस तरह का किरदार अदा करने के बारे में कहा जा रहा है पाकिस्तान को? देखिए, हमें एक अमरीकी कांग्रेसमैन की जो भी उसने कहा है, हमारा जो रोल है वो तो हम खुद उसको डिसाइड करके उसके मुताबिक चल रहे हैं। हमें किसी अमेरिकन कांग्रेसमैन की नसीहत की जरूरत नहीं है, ना ही उसकी मदद की जरूरत है। इस वक्त पाकिस्तान एक कलीदी रोल प्ले कर रहा है 3 फ्रंट पे। एक है सफारती फ्रंट, यानी कि हम तालिबान के साथ कांटेक्ट में हैं और उनको आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 31 अगस्त के बाद वो अपनी हुकूमत बनाएंगे तो वो एक इंक्लूसिव होनी चाहिए। इसके अलावा भी हमारी जो बातचीत चल रही है तालिबान लीडरशिप के साथ, वो उन्हीं लाइन पे है जिन लाइन पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के तवक्कुआत हैं उनसे या एक्सपेक्टेशंस हैं। हम भी चाहते हैं कि उनका मुल्क जो है वो कभी और मुल्कों के अटैक के खिलाफ इस तरह से इस्तेमाल ना हो, यानी कि वहां से कोई तखरीबकारी ना हो, कोई टेररिज्म ना हो। दूसरा रोल जो पाकिस्तान प्ले कर रहा है वो है इवैक्यूएशन पे। वो तो आपने देख ही लिया होगा पिछले चंद दिनों से और पिछले चंद हफ्तों से भी मैं कहूँगी कि पाकिस्तान ने काफी मदद की है, स्पेशल फ्लाइट्स की हैं, बाय लैंड भी लेके आए हैं जो लोग वहाँ से इवैक्यूएट हो रहे हैं। और बहुत सारे हमने फॉरेन नेशनल 28 मुल्कों के जो है उनकी इवैक्यूएशन हमने की है, 3000 से ज्यादा लोगों की। तो तीसरा रोल जो पाकिस्तान प्ले कर रहा है वो ह्यूमैनिटेरियन फ्रंट पे है। देखिए, इस वक्त जाहिर है जो अफगानिस्तान में सिचुएशन है वहाँ पर काफी शॉर्टेजेस भी होने की खतरा तो है, तो उस हवाले से भी जो इमदाद जारी है उसमें भी पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है। खास तौर पे उन यूएन एजेंसीज के साथ भी पाकिस्तान ताउन कर रहा है जो अभी मौजूद है अफगानिस्तान में। ठीक है मैम, आपने जो 3 रोल हैं पाकिस्तान के वो बताए और यकीनन हमारे सामने से भी गुजर रहे हैं, हम भी इसको देख रहे हैं ट्विटर्स के ऊपर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी, और वैसे भी जितने भी जो कंट्रीज़ हैं उनके एम्बेसडर जो पाकिस्तान के अंदर है वो पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर रहे हैं।
इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो दीगर ममालिक हैं या दुनिया पाकिस्तान के मशवरों पर अमल करे। आप समझती हैं कि अब हमारी फॉरेन पॉलिसी उस मकाम पर आ गई और पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान उस लेवल पर आ गया है जहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है पाकिस्तान के किरदार की तारीफ भी कर रही है, लेकिन साथ साथ क्या वो एसेस भी करेगी मुस्तकबिल में इस रीजन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस रीजन की सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए, इस वक्त तो मैं समझती हूँ कि मैं तो कभी नहीं ये देखती कि कौन मेरे मुल्क की तारीफ कर रहा है। मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि मेरे मुल्क का क्या मुफाद है और उस मुफाद के मुताबिक जो मेरी पॉलिसी है मेरे मुल्क की, क्या वो इफेक्टिव हो रही है या नहीं। तो मैं समझती हूँ हमें ठीक है, जो लोग हमें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमने उनकी इवैक्यूएशन में मदद की, वो सही है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारा जो किरदार है, जो हमें करना है, वो अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना। और ये दोनों चीजें कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि इस वक्त हमारा मुफाद क्या है। हमारा मुफाद ये है, हमारा वाइटल इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान में अमन आए, और हमारा ये भी इंटरेस्ट है कि देर पा अमन आए, जैसे कि आपने भी फरमाया। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक कंसेंसस बना हुआ है, जिसका कि हम भी एक हिस्सा है, उसके मुताबिक हम चले, ताकि मिसाल के तौर पे इससे भी बात काफी छिड़ गई है कि जी अब जब अमेरिका के फोर्सेस सारे चले जाएंगे, आया उसके बाद अगर गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है काबुल में, तो क्या पाकिस्तान बहुत जल्दी रिकग्नाइज कर लेगा या नहीं। मैं समझती हूँ उस साथ से भी हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ही चलना चाहिए। और मैम, ये जो पीस के हवाले से है, क्योंकि इस वक्त हमने देखा जो एक डेडली अटैक हुआ काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, 170 कैजुअल्टीज हो गई, उसके अंदर अमेरिकन फोर्सेस के भी जो लोग उसके अंदर गए, आप इसको किस तरह से देख रही हैं कि कंप्लीट विड्रॉल के बाद क्या अफगानिस्तान और इस रीजन के अंदर आप पीस देखती हैं, मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम देखती हैं? देखिए, वो तो जो आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं कि क्या अमन हो सकता है या नहीं, वो तो उस बात पे डिपेंड करता है कि आया तालिबान उस किस्म की गवर्नेंस या हुक्मरानी कर सकेंगे जिससे कि वो मुल्क को भी संभाल लें और साथ जो उनके अवाम की उमंगें हैं उन पे भी उतरे पूरे। तो इस हवाले से देखें, अफगानिस्तान एक एथनिकली डिवाइडेड मुल्क है, तो एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाने की बहुत जरूरत है, बिकॉज उसी तरीके से ही वहाँ देर पा अमन आ सकता है। हमने उनका माजी भी अगर आप देखें तो यही होता रहा है वहाँ, कि जब एक पार्टी ने सिर्फ अपनी हुकूमत बनाई तो उसमें फिर उसको मसले मसाइल पेश हुआ, बल्कि सिविल वॉर की तरफ अफगानिस्तान गया। तो जाहिर है हमारी तो तवक्को यही है कि अफगान तालिबान जो है वो इफेक्टिवली गवर्न करें। लेकिन देखिए, सवालिया निशान तो है, अभी तो किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता आया वो संभाल सकेंगे, गवर्न कर सकेंगे। कितने हजारों की तादाद में लोग वहाँ जा भी रहे हैं वहां से, और आया उनकी जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज वगैरह हैं उनको मैन करने के लोग हैं, यानी कि एक्सपीरियंस्ड लोग। ये सारे जो क्वेश्चन हैं, सवालात हैं, इनके जवाब हमें अगले चंद महीनों में ही मिलेंगे। वेरी राइट। एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया ऑल्सो, क्योंकि इंडिया का जो रोल रहा है, जितना नेगेटिव रोल रहा है, वो हम सब के सामने है। इस वक्त भी हमने देखा जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मामले के ऊपर नहीं बुलाया गया, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अपना प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया इस चीज के ऊपर। इस वक्त आप इंडिया की जो इंटरफेरेंस है, क्या आप समझती हैं कि वो अब मिनिमाइज हो गई है और वो अब उस तरह से नहीं रहेगी जिस तरीके से माजी में रही है? देखिए, इससे तो दो चीजें तो जाहिर है ना, कि जो अफगानिस्तान में आउटकम अब हम देख रहे हैं उससे इंडिया का बहुत ही बड़ा, एक मैं कहूँगी स्ट्रेटेजिक सेटबैक हुआ है उन्हें, इसलिए कि उन्होंने तो इन्वेस्ट किया था जो माजी की हुकूमत थी, यानी गनी हुकूमत में उनकी बहुत इन्वेस्टमेंट थी। तो उस हवाले से तो जाहिर है एक सेटबैक उन्हें जरूर मिला है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि तालिबान लीडर्स ने कहा है कि जो उनका इंडिया का अगर कोई मुआशी रोल है वहाँ, उसको वो बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे। जी हाँ, कंप्लीट करें उससे। जी, तो ये भी हमें देखना होगा कि आगे जाके इंडिया किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, और अगर वो स्पॉइलर की तरह से वहां पर खेल खेलता है तो जाहिर है उसको उसके नताइज भी उसी को भुगतने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मलिया लोधी साहिबा,
अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफीर, साबिक सफारतकार हमारे साथ इस चीज़ पर बात करने के लिए मौजूद थी। आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे इस मौजू के ऊपर, अपने दीगर मेहमानों से इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है दिफाई तजज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। बहुत शुक्रिया आपका लोधी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुशीर साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन लीडर है। थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग इन द प्रोग्राम। और हसन अब्दुल्ला सीनियर सहाफ़ी हैं, तुर्की से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन अब्दुल्ला फॉर बीइंग विद अस। जनरल साहब आपसे मेरा सवाल है, इनखला 31 तक मुकम्मल हो जाएगा और अगर हो जाएगा तो अमनो अमान कैसा रहेगा, क्योंकि एक बड़ा हमला हुआ है काबुल पे, 170 अफराद गए, सूरत हाल कैसी देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि मेरा शुरू से बयानिया ये रहा है कि अफगानिस्तान में अमन के लिए जो पहली शर्त है वो ये है कि अमरीकी यहाँ से चले जाएं। और अब ये शर्त मेरी वही है मेरे ज़हन में कि जब अमेरिकन अफवाज यहाँ से सब चली जाएंगी तो मुकाबलतन अमन बेहतर होगा। उसकी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। ये जो इनखला वाली बात है, मेरा ख्याल है कि 31 अगस्त तक तमाम यूनिफॉर्म लोगों का इनखला हो जाएगा, लेकिन और कुछ लोग जो जाने के मुतमन्नी होंगे वो रह जाएंगे। उसका मुझे लगता है कि ये आपस में तय होगा कि अब वो जो बकिया इनखला है 31 अगस्त के बाद वो अफगान हुकूमत के तहत होगा, जो भी हुकूमत बनती है, और यहाँ पर कोई बैरूनी फौजी जो है उसकी निगरानी नहीं कर सकेगा। लेकिन साहब यहाँ तो तालिबान ने अमनो अमान, खवातीन, बच्चों, जानो माल की गारंटी दी थी कि जिम्मेदारी उनकी है। अब यहाँ पे जो कहा गया है, जो हालिया धमाका हुआ है, इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस ने जिम्मेदारी कबूल की है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये वाकयात मजीद होंगे? जी देखें, पहले तो आपकी थोड़ी सी यादाश्त में, जो बाकी दोस्त हैं वो भी मौजूद हैं, आपके नाजरीन भी देख रहे हैं कि हामिद करज़ई का आपको वो बयान याद होगा जब उसने ये कहा था कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे अमरीकी हेलीकॉप्टर दाइश और ISIL को कहीं से उठाकर यहाँ ला रहे हैं। वो आप याद रखिए। ईरान ने भी इसी खदशे का इजहार किया था, रूस ने भी इसी खदशे का इजहार किया था। तो मेरे ज़हन में तो कोई शक नहीं है, किसी और के ज़हन में हो, कि ISIL और ISIK दाइश को अफगानिस्तान में लाकर यहाँ पर रखने का मकसद यही है कि जी हमारे जाने के बाद भी यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है बदअमनी जारी रहे। क्योंकि ये भी मेरी थ्योरी है कि ना अमेरिका यहाँ पर कभी अमन चाहता था, ना अभी वो चाहता है, जब तक कि अपने रवैये में वो कोई तब्दीली पैदा ना राइट। मैं इसी चीज के ऊपर जरा साजिद तारड़ साहब आपसे इसका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। अमेरिका से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अमेरिका की सूरत हाल आप हमें बता सकते हैं। बाइडेन साहब का यह स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा कि जनाब मैं इस जंग को 5वें अमेरिकी सदर पे मुंतकिल नहीं करना चाहता, जब उन्होंने इसका फैसला कर लिया तो अब तनकीद किस बात पर हो रही है और इस सारी सूरत हाल में उनको जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है, सिर्फ बाइडेन साहब को? देखें, इस वक्त जो बाइडेन साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है। इसमें मैं सबसे पहले तो आपको यह बताना चाहूंगा, ये तालिबान की फतह नहीं है, ये अमेरिका की शिकस्त है। यहां मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जब भी सुपर पावर्स डिक्लाइन में जाती हैं या जिस तरीके से वो शिकस्तें होती हैं, उनको इंटरनल इश्यूज होते हैं। इस वक्त एक वो मुल्क, मैं खासकर आपको थोड़ा सा सीन बताना चाहूंगा, एक वो मुल्क जिसने दुनिया को स्टील दिया, जिसने दुनिया को रेडियो दिया, जहाज दिए, इब्राहिम टैंक्स बनाए, उनके CIA का हेड, जरा 1 मिनट के लिए सोचें, विलियम बर्न्स काबुल में जाके मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर के पांव में बैठ के घंटे और मिनट मांगता है और वो कहते हैं इट्स नॉट अ डेड लाइन, इट्स अ रेड लाइन। तो उसमें जो मोटरसाइकिलों पे आए थे, जो इमाम मस्जिद थे, इस वक्त असल में मसला ये है, अमेरिका इज हैविंग इंटरनल इश्यूज जिनसे सदर्न बॉर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा मैक्सिको का। वो आपके अफगानिस्तान में अपने सिटीजन को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे? असल में दरअसल हुआ ये है, इस सारी चीजों के फाउंडर, वीक फॉरेन पॉलिसी के फाउंडर थे बराक हुसैन ओबामा साहब। इनको कैलकुलेट कर लिया गया था मुख्तलिफ पार्टियों ने, पुतिन, चाइना और दूसरे पार्टियों ने। इन्हें पता था कि दे आर नॉट फाइटर, दे आर ऑन द बैक फुट। इस वक्त बाइडेन साहब का एजेंडा था सोशलिज्म, और वो अमेरिका को सोशलिस्ट बनाने में बड़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। उनको साथ यहाँ पे मीडिया की सपोर्ट हासिल है।
ये जो अफगानिस्तान में टोटल पिछले 20 साल का ड्रामा था, ये 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी करप्शन की स्टोरी है। इसमें अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स $3 ट्रिलियन उन्होंने खुद खाया, कारजाई साहब की फैमिली ने खाया, गनी साहब की फैमिली ने खाया, और ये 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा ड्रामा है। इसमें इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें देखें, मैं इसको 3 चीजों में समराइज करूंगा। अमेरिका के लिए शर्मिंदगी, मायूसी और डिक्लाइन, पाकिस्तान के लिए परेशानी, मुश्किलात और कड़ा इम्तिहान। ये 3 चीजों में मैं इनको बताने की कोशिश की है। लेकिन अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान मस्ट बी ए पार्ट ऑफ सस्टेनेबल सोल्यूशन, यानी अभी भी पाकिस्तान के किरदार को उसके ऊपर उस पर तवक्को रखी जा रही है कि पाकिस्तान इस किरदार यहां पे अपना मजीद और किरदार अदा करे। देखिए, पाकिस्तान का सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स है, पाकिस्तान के अपने इंटरनल इतने मैटर्स हैं कि जिस पे कंट्रोल नहीं है। वो मुझे ये बताएं, इसमें तालिबान के साथ जो आपको आ रही है चीजें, वो टीटीपी के जो हालात चल रहे हैं, बॉर्डर लाइन पे जश्न मनाया जा रहा है, पेशावर क्वेटे में, वहां आपके लाल मस्जिद पे तालिबान के झंडे लग चुके हैं। वो इंटरनल उनको रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वहां अपने सोशल इश्यूज हैं। उनको जब सलाहियत, वो किस तरीके से दूसरे मुल्कों में किसी की हेल्प कर सकते हैं या दे सकते हैं। बल्कि ये मैं ज्यादती कहूंगा कि जिस तरीके से वो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो जश्न मनाए गए हैं, दुनिया को बताने की कोशिश की गई है कि ये हमारी फतह है, तो ये एक गलत मैसेज भेजा गया और अभी तक उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान के इस किरदार को जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी अप्रिशिएट भी करिए। मैं हसन अब्दुल्ला की तरफ जरा आता हूं। हसन, मुझे बताइएगा, टर्की से क्या खबरें हैं इनखला के हवाले से, और इसके साथ साथ तालिबान से टर्किश गवर्नमेंट की बातचीत, क्या किन किन फैक्टर्स के ऊपर बातचीत चल रही है, किन एलिमेंट्स पे बातचीत हो रही है? देखिए फरीद, जहां तक तुर्की की फौज का ताल्लुक है तो उसका इनखला मुकम्मल हो चुका है। आज तकरीबन 2 घंटे कबल तुर्की के वजीर दिफा हुलूसी आकार ने एक प्रोग्राम में तमाम वो फौजी जो किसी ज़माने में अफगानिस्तान में तैनात थे, तुर्की के फौजी, उनके साथ एक प्रोग्राम किया, उनको खुशामदीद कहा और उनका ये कहना था कि उनका जो मिशन है वो वहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने हामिद करज़ई हवाई अड्डे पर कंट्रोल की मुनासबत से बात की। उन्होंने कहा कि तुर्की इस चीज़ के लिए तैयार है कि अगर जो नई हुकूमत अफगानिस्तान में वजूद में आती है, अगर वो तुर्की से मदद मांगती है तो तुर्की उनकी मदद करेगा, चाहे वो तकनीकी नौयत की मदद हो या सिक्योरिटी नौयत की मदद हो। जहां तक मुज़ाकरात की बात है, सदर एर्दोआन इस पर ये कह चुके हैं कि मुज़ाकरात का अमल जारी है तालिबान के साथ। तालिबान ने बकौल उनके तकनीकी मदद मांगी है, लेकिन अभी फैसला तुर्की ने इस पर नहीं किया। लेकिन इसके ऊपर इंडिकेटर्स क्या है? अगर वो टेक्निकल सपोर्ट की हद तक है? देखिए, जहां तक सिक्योरिटी का मामला है, मेरे ख्याल से तालिबान के बयान तो इस पर वाज़ेह हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से बयान आ चुका है, सुहेल शाहीन की तरफ से आ चुका है। उन्होंने कहा है कि तालिबान के पास इतनी सलाहियत है कि वो जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं वो खुद कर सकें। जो तकनीकी हेल्प है और जो रिकंस्ट्रक्शन का मामला है, वहां पर उन्होंने तुर्की का भी नाम लिया है, उन्होंने चीन का भी उसमें जिक्र किया है। लेकिन हसन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जो रिसेंट अटैक हुआ इस वक्त एयरपोर्ट के ऊपर, उसने तो सिक्योरिटी पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाया है। देखिए, बात यह है कि जब एसिमेट्रिकल वॉरफेयर चल रही हो तो आप इजराइल जैसा मुल्क जो एक बहुत ही, यानी जिसका छोटा सा रकबा है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स उसकी इंतहाई मजबूत, यानी इस हद तक कि आप उसको अपार्थाइड रेजीम कहें, वहां पर भी हमले हो जाते हैं। तो अगर कोई ये कह रहा है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम अपनी सिक्योरिटी खुद देख सकें, उसका ये मतलब नहीं है कि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर हो रही है, उसमें किसी किस्म की भी दहशतगर्दी की कार्रवाई ना हो। ये नामुमकिन है, चाहे वो इजराइल हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जो भी मुल्क हो, इसराइल हो, किसी मुल्क में भी यानी 100% सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि अगर आप या तो बिल्कुल आप मुल्क को बंद कर दें कि कोई घर से निकल ही ना सके, वरना ये जो नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसमें ये होता है। एक रिलेटिव सेंस में बात की जाती है। अब जहां तक ये ISKP का मामला है तो ये तो काफी अरसे से तालिबान पर हमला कर रहे थे। तालिबान ने इनकी जो सलाहियत है उसको बहुत महदूद कर दिया है। कुनड़ में, नंगरहार में जो इनके गढ़ थे वो तकरीबन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने जो बात की है, इसी चीज के ऊपर मजीद जरा बात करते हैं कि इस सारी सूरत हाल जो इस वक्त बन रही है, यानी जो इस वक्त हमला हुआ उसको बड़ा लिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी सदर जो बाइडन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि काफी शिद्दत पसंदी या काफी खतरनाक हैं ये जो इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस है, इनके हवाले से कहा गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके अपने मेहमानों से इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, इस सारी सूरत हाल में अमन व अमान और जिस तरह से आपने कहा और जो हमने देखा कि यहाँ पे अगर ऑलरेडी IS
केपी है या ISIL है, इनकी मौजूदगी में, और जिस तरह से अमेरिकी सदर जो बाइडन भी कहते हैं कि ये उन तालिबान से ज्यादा खतरनाक है, तो क्या अनरेस्ट आप देखते हैं, इस तरह के मजीद वाकयात मुस्तकबिल में देखते हैं, और हदफ कौन है इसका? वो तालिबान से ज्यादा खतरनाक किसके लिए हैं? मिसाल के तौर पे अगर वो तालिबान के लिए खतरनाक है तो अमेरिका तो तालिबान का दुश्मन है, उसको तो खुश होना चाहिए कि कोई उसको ऐसे मिल गए लोग जो कि तालिबान की खबर लेंगे। वो अपनी खैर मनाएं, यहाँ से चले जाएं, तालिबान को जो ही सांस लेने का मौका मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं कि 6 महीने से साल के अंदर अंदर अपने मुल्क का वो बिल्कुल सफाई कर देंगे इस किस्म के तमाम जो लोग हैं। पहले ये मुश्किल हो रहा था क्योंकि यहाँ पर एक खिचड़ी बनी हुई थी कि यहाँ पर बैरूनी फौजें थी, उनका एक अमल दखल था, उनके नीचे एक पपट गवर्नमेंट थी, उसका अपने अमल दखल था। फिर ये तालिबान कभी गांव वगैरह के इलाके में थे, शहरों में इनका अमल दखल नहीं था, ऐसे लोग ज्यादातर शहरों में पनाह देते हैं। अरे भाई, हुकूमत बनने दें, इनका अमल दखल मुकम्मल होने दें, बैरूनी फौजों को यहाँ से जाने दें, उसके बाद 5-6 महीने इंतजार करें, फिर तनकीद का टाइम आता है। और वैसे भी मेरा सवाल ये दोबारा है कि अगर तालिबान का दुश्मन है अमेरिका, जो कि है, जिसमें कोई शक नहीं है, तो उसको खुशी होनी चाहिए कि कोई तालिबान का भी उनसे बड़ा दुश्मन यहाँ मौजूद है तालिबान का, या उनको तशवीश होनी चाहिए? उनको किस बात की तशवीश है? निकले भाई यहाँ से और देखें, ये आपस में खुद ही जो भी करेंगे। तो ये ऐसे ही फजूल बातें हैं, बस बेसिक बात। लेकिन जल साहब, इस तरह के अगर स्पॉयलर्स रहे या इस तरह, तो वो एक चैलेंज तो रहेगा जो भी अफगानिस्तान में। अरे भाई, सबसे बड़े स्पॉयलर अमेरिका था, जो कभी यहाँ अमन नहीं चाहता था, कभी बातचीत नहीं चाहता था इंटर अफगान। उसके साथ उसका साथी माशाल्लाह हिंदुस्तान था, जो स्पॉयलर नंबर 1 इस वक्त बना हुआ है। उसी के ये परवरदा है लोग। जब उनका यहाँ से तो सर, भारत का किरदार खत्म हो गया, इसका मतलब है हम ये समझे कि भारत बिल्कुल नहीं खत्म नहीं हुआ। इतने बड़े मुल्कों के किरदार खत्म नहीं होते, ना ही अमेरिका का किरदार यहाँ खत्म होगा। और बड़े तरीके हैं अपने आप को असर्ट करने के और अपने मामलात को आगे बढ़ाने के। देखें, 2 ऑप्शंस हैं मेरी नजर में अमेरिका और वेस्ट के पास। एक तो ये है कि ये एनिमोसिटी वाला माहौल जारी रखें, कड़वाहट दिल में रखें, और कभी दूर से हमला, कभी नजदीक से हमला, कभी उनके खिलाफ कोई बात, उनके चीजें मंजूमद कर दें, जैसे हो रहा है, ये जारी रखें। कुछ हासिल नहीं होगा इनसे, क्योंकि जो लोग यहाँ पर अमन चाहते हैं, मुल्क चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और अवाम, वो जीत जाएंगे। अल्टीमेटली अमन यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा इनके पास ऑप्शन ये है, जो मैं समझता हूँ बेहतर ऑप्शन है, कि माजी को भूलें और बजाय इसके कि ये मैदान छोड़ दें खुला चीन के लिए और रूस के लिए, यहाँ पर इन्वेस्ट करें, अपने जो है ना इनके साथ मामला दुरुस्त करें अफगान तालिबान के साथ, और इस मुल्क में यहाँ पर और इस खित्ते में रहें। उससे इनको फायदा है लॉन्ग टर्म, मेरी नजर में। अदरवाइज ये काम खराब रहेगा। राइट सर। साजिद तारड़ साहब, आपने कहा कि अमेरिका की शिकस्त हुई है, $22 ट्रिलियन यहाँ पे इस जंग में झोंक दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। इस वक्त अमेरिका में अमेरिकी अवाम वो क्या सोच रही है, उसके क्या रद्द अमल है, कि क्या ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ डेमोक्रेट्स की है? इस वक्त देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब से डेजर्ट स्टॉर्म जंग हुई है, जंग भी वहीं से CNN निकला था, और आज CNN और मीडिया क्या कर रहा है, CNBC, ABC, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वो अपने प्रेसिडेंट के आसपास घेरा डाल के बैठे हैं कि बिल्कुल किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से अफगानिस्तान की जंग को अमेरिका के अवाम से छुपाना है, किस तरीके से शर्मिंदगी से बचना है। वो आज भी यहाँ पे फ्लोरिडा और टेक्सास के कोविड को कवर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे रिपब्लिकन गवर्नर्स हैं। और दूसरा मैं एक छोटा सा आपको ये टच करना चाहूंगा कि तालिबान मेरे ख्याल में आ चुके हैं। मेरा ये क्वेश्चन होगा कि इस वक्त अफगानिस्तान की इकोनॉमी क्या है। वहां पे 2 चीजें, या हीरोइन एक्सपोर्ट होती थी, या वहां पे अमेरिकन या दूसरे वेस्टर्न डॉलर जाते थे। वो वेस्टर्न डॉलर बंद हो जाएंगे, 1 हफ्ते की वहां दवाइयां मौजूद नहीं है, वहां पे हर चीज की किल्लत है। इन्होंने ग्रोसरी लिस्ट तो चाइना के एम्बेसडर को अगले दिन दी है बेशक, लेकिन दूसरा जो मूड वहां पे बन रहा है कि तालिबान दोबारा वेस्ट से पैसे मांगेंगे, ये वहां पे मूड ये बन रहा है। लेकिन अब देखें वहां पे दोबारा करप्शन की दुकान खुलती है नहीं खुलती, ये इसको देखने वाली चीज है। लेकिन अमेरिकन अवाम इस वक्त उनको क्या सर सवाल पूछे जा रहे हैं इस वक्त अमेरिकी सदर जो बाइडेन से, सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये जनाब हुआ क्या? देखें, उसमें हमारे सेनेटर जो हैं वो बिल्कुल रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं,
निकी हेली हमारी जो यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने अगले दिन ट्वीट किया कि इनको रिजाइन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिपब्लिकन ये भी सोच रहे हैं कि अगर ये रिजाइन देते हैं तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, वो पहले ऑप्शन से भी ज्यादा खतरनाक है, वो कैमला हैरिस है। कैमला हैरिस का मेरा मकसद है कि नो एक्सपीरियंस, अ फार लेफ्ट, अ सोशलिस्ट पर्सन, और उनके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी रिसेंटली वियतनाम में बड़ा नाकाम दौरा करके आई हैं। वियतनाम ने उनकी एलाइज लिस्ट को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। लेकिन साहिब साहब, ये तो अमेरिकी सदर जो बाइडेन तो ये कहते हैं कि ये तो मुआहदा तो हुआ तो ट्रंप साहब की उसकी हुकूमत में था ना, इनखला की विड्रॉवल के हवाले से। 2 पॉइंट यहां पे बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो बाइडेन साहब को यह भी बताना चाहिए, जिस दिन व्हाइट हाउस में आए थे उन्होंने बिल्कुल उसी एक हफ्ते के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप फोबिया के अंडर उन्होंने हर चीज को रिवाइंड कर दिया था। हर कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज को उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया था। तो ये नल एंड वॉइड क्यों नहीं किया? अब दूसरी मैं बात ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, डोनाल्ड ट्रंप वाज अ लीडर। उनके इनखला और आज के इनखला में फर्क है। उसमें वजह यह है वो सियासी हल दे के आना चाहते थे, वो अपनी टर्म्स पे इनखला चाहते थे, और अगले दिन उन्होंने अपने स्पीच में खुद कहा है कि एयर सपोर्ट सबसे आखिर में बंद की जाती है, जबकि हमारे बाइडेन साहब ने एयर सपोर्ट सबसे पहले खत्म कर दी। तो असल में इनखला तो होना था, बिल्कुल बेशक, लेकिन इनखला होने का तरीका होता है। आप अपोलोजेटिक नहीं होते। आपकी गवर्नमेंट, आप सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, आप माफिया नहीं करते। राइट। हसन अब्दुल्ला, मुझे बताइएगा कि अब जबकि विड्रॉल हो गया है, वेस्टर्न पावर जैसे अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन के अंदर या वहां पे उसकी बनने वाली नई गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के मूड में है, या वो सपोर्ट करेगी आगे चल के, या उनको तनतना छोड़ दिया जाएगा? देखें, बात यह है कि जब रिकंस्ट्रक्शन का मामला है तो ये कोई खैराती मामला नहीं है। रिकंस्ट्रक्शन जब होती है किसी जंगज़दा मुल्क में तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। उसमें वो ममालिक जो कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करते हैं उनके लिए उनका जो माली मफाद उससे जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर चीन, रूस जैसे ममालिक नज़र आ रहा है कि इस मामले के लिए बेताब हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर सकें, मोनोपोलीज उनको वहाँ मिल जाएं, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिल जाएं फेवरेबल टर्म्स पे, जिससे ज़ाहिर है वो जो अखराजात होंगे वो वापस लेंगे। तो ये कोई खैराती काम तो नहीं है कि ममालिक यानी खैराती गर्ज से जा रहे हैं कि हम अफगानिस्तान का भला चाहते हैं और वहाँ पर हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर उनके माली मफादात जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर यहाँ पे 2 चीज़ों का क्लैश आता है फरीद। एक तरफ आइडिएशनल इंटरेस्ट जो कहलाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, और दूसरी तरफ प्रैग्मेटिक इंटरेस्ट। तो अमूमन प्रैग्मेटिक इंटरेस्ट जो है वो गालिब होते हैं। तो बहुत से ऐसे ममालिक हैं, मिसाल के तौर पे बाज़ मगरबी ममालिक जो ये कह रहे हैं कि वो जब तक बास कंडीशंस पूरी नहीं होती वो सवाल ही पैदा नहीं होता तस्लीम करने का। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी इशारा दे दिया कि डी फैक्टो रिकग्निशन वो हो जाएगी, क्योंकि वो ताल्लुकात यानी वो बायलैटरल रिलेशंस चाहते हैं। डी जोर रिकग्निशन वो तालिबान की शायद इस वक्त नहीं करेंगे। खासकर बरतानिया की तरफ से बाज़ बयानात आए हैं, फ्रांस की तरफ से बाज़ बयानात आए हैं। ठीक है, और इसमें आप पाकिस्तान का किरदार या फिर अमेरिका का खत्ते के अंदर जो किरदार है उसको किस तरह से मजीद देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान अगर दुरुस्त पॉलिसीज यहाँ पर अपनाए तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छे मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का खासकर अफगानिस्तान में जो मामलात रहे हैं वो सिर्फ एक यानी प्रैग्मेटिक रैशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस तरह के नहीं रहे, बल्कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट पाकिस्तान के बहुत जुड़े हुए रहे हैं अफगानिस्तान से। आप देखें कि बाज़ अलहदगी पसंद तंजीमें अफगानिस्तान को माजी में इस्तेमाल करती रही है पाकिस्तान के खिलाफ। TTP का मामला है हमारे सामने, इस तरह के मामला हैं। तो सिक्योरिटी डायनामिक्स पाकिस्तान के लिए लग रहा है कि बदलने जा रहे हैं। पाकिस्तान अगर मुनासिब पॉलिसीज यहाँ इख्तियार कर ले सही वक्त पर तो बहुत अच्छे मौके मौजूद हैं। राइट। साहिद तारड़ साहब, लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड सर, कि 31 तक आप विड्रॉल को कंप्लीट होता देखते हैं अमेरिकन का? वेरी शॉर्ट आंसर सर। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देख रहा, लेकिन ये छोड़ करवाएंगे। अब कई अमेरिकन को छोड़ दिया जाएगा और अमेरिका यहां से ये ऐलान करेगा बड़ी जल्दी कि हमारा जो है इनखला मुकम्मल हो चुका है। लेकिन जितने अमेरिकन बैठे हैं मुख्तलिफ शहरों में फंसे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। ये करंट एडमिनिस्ट्रेशन की सख्त से बहुत भार है। दे डोंट हैव एनी एबिलिटी एंड दे डोंट हैव एनी विल टू फाइट बैक। जनरल साहब, लास्ट 5 सेकंड्स का कमेंट अगर आप कर दें, लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट सर। जी देखें, अगर तो एवैक्यूएशन से मुराद है अमेरिकन फौजें, वो तो डेफिनेटली निकल जाएंगी 31 अगस्त से पहले। अगर एवैक्यूएशन का मतलब है तमाम अमेरिकन, तो वो जो तारड़ साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। वेट, बहुत शुक्रिया आपका जनरल नईम खालिद लोरी साहब, साजिद तारड़ साहब, थैंक यू सो मच। हसन अब्दुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।